हेलो फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि सेकंड चैप्टर 11th का है ना। इस लेक्चर 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी को लेकर के। डिफरेंट टाइप्स के टैक्सोनॉमी के ब्रांचेज हैं उसको लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो सेकेंड टॉपिक हम लोग इसी में डील करने वाले हैं वो है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहला एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी, या इसी को बोल सकते हो आप क्लासिकल टैक्सोनॉमी। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। अब इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अल्फा टैक्सोनॉमी का मतलब यह है कि इसके बेसिस पे केवल हम प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही कंसीडर करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे जब टैक्सोनॉमी की जाती है तब उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा टैक्सोनॉमी। तो लिखिएगा इट इज बेस्ड ऑन, लिख लीजिए इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जब किसी प्लांट को देख करके आप उसको कैटेगराइज करते हो, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हो, अब केवल उसके एक्सटर्नल फैक्टर को देख करके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके, तब उसको किसके अंदर रखा जाता है, अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर। क्लियर है। दूसरा जो इसमें ब्रांच आता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। तो सेकेंड है इसका बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी क्या है अगर हम बोले तो बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर याद रखिएगा कि इसमें केवल एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल कैरेक्टर भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो लिख लीजिए इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर, बोथ इंटरनल कैरेक्टर्स। अब इंटरनल कैरेक्टर्स लाइक एज एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल नेचर आप देखने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ क्या किया जाता है, जब स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल कैरेक्टर भी आप कंसीडर करेंगे एंड इंटरनल कैरेक्टर भी उसमें आप देखेंगे। तीसरा जो इसी का टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो थर्ड टाइप का टैक्सोनॉमी जो है उसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर याद रखिएगा कि अब यहां पे एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर तो हम लेते ही हैं, साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि ओमेगा के अंदर जितना भी कैरेक्टर प्लांट का होगा वो सब कुछ हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यानी कि बेस्ड ऑन ऑल द कैरेक्टर, ऑल द इंफॉर्मेशन और डाटा अवेलेबल अबाउट द प्लांट्स को लेकर के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी डाटा होंगे, सबको कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे हम लोग टैक्सोनॉमी को कंसीडर करते हैं। तो बोलते हैं क्या, ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा के अंदर केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, बीटा के अंदर हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी जितना भी डाटा अवेलेबल मेरे पास होगा प्लांट्स को लेकर के वो सब कुछ उसमें क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो ये तीन टाइप की बेसिक टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि नोट करके लिख लीजिएगा कि जो अल्फा बीटा एंड ओमेगा, यानी कि अल्फा बीटा एंड ओमेगा, ये जो टर्म है
टर्म वॉज प्रपोज्ड बाई, क्वाइंड बाई, नाम लिख लीजिएगा टूरिल, TURRI टूरिल, है ना। तो टूरिल ने क्या किया था, अल्फा बीटा एंड ओमेगा टर्म क्या किया था, प्रपोज किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्फा बीटा एंड ओमेगा टर्म क्वाइंड बाई टूरिल। क्लियर। ये तो तीन क्या है आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दो और आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी और एक को हम बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। तो इसको मैं मिटाता हूं, 4th नंबर पे लिखेगा साइटोटैक्सोनॉमी। तो 4th आपका जो टैक्सोनॉमी का कैटेगरी है, 4th टाइप इज द साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी नाम से पता चल रहा है, साइटो का मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज क्या क्या, क्रोमोसोम नंबर, है ना। इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, क्रोमोसोम नंबर कंसीडर करेंगे ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा आप उसके स्ट्रक्चर, है ना, एंड बिहेवियर को भी क्या करोगे, कंसीडर करोगे, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो ये सब कुछ जब हम कंसीडर करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, सब कुछ अगर कंसीडर करेंगे तब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। क्लियर है। इसके अलावा 5th एंड लास्ट जो है उसको हम लोग नाम देते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। तो लास्ट टाइप है इसका टैक्सोनॉमी का, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब ये होता है केमिकल, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के केमिकल नेचर के बेसिस पे जब आप उस ऑर्गेनिज्म को देखते हो तब उसे आप बोलते हो क्या, कीमोटैक्सोनॉमी, है ना। अब इसमें केमिकल नेचर में क्या क्या हो सकता है, केमिकल नेचर लाइक एज टेस्ट, है ना, इसके अलावा फ्रेग्रेंस, ये सब कुछ। क्लियर। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि केमिकल कंपाउंड प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, तो लिख लीजिएगा केमिकल कंपाउंड प्लांट के अंदर क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। केमिकल कंपाउंड प्लांट के अंदर क्या क्या है, अमीनो एसिड, है ना, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा टेनिन, है ना, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एल्केलॉइड्स, है ना, एल्केलॉइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ETC। तो ये सब कुछ किसमें कंसीडर किए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स में कंसीडर किए जाते हैं प्लांट्स के। जितने भी ये केमिकल कंपाउंड है वो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी टैक्सोनॉमी के अंदर, तो क्या नाम देंगे आप, कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कि उसके केमिकल नेचर को। अल्फा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बीटा एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ओमेगा जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ यूज कर लो तो ओमेगा की। साइटोटैक्सोनॉमी में सेलुलर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, ये सब हम कंसीडर करते हैं। और कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग केमिकल नेचर ऑफ द प्लांट कंसीडर करते हैं। हाँ ना बोलिए, पक्का है ना यहां तक, क्लियर। चल भाई, अब ये क्लियर हो गया आपको टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इसके अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है, फिर 3 किंगडम पढ़ना है, फिर 4 किंगडम, फिर 5, फिर 6 एंड देन 7। मैं आपको पूरा अपडेटेड सब कुछ बताने वाला हूं, है ना। जो भी लेटेस्ट चीजें हैं या जो भी अपडेटेड चीजें हैं, मैं सब कुछ उसको आपको अवेलेबल कराऊंगा। जो भी चीजें आप अलग अलग बुक्स में पढ़ते हो, अलग अलग जगहों पे पढ़ोगे, उसको मैं कंपाइल करके एक जगह पे देने की कोशिश कर रहा हूं,
मेरा ये मतलब है कि आपके सारे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाए और आप नीट का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लो। तो मैं सारी चीजें एक जगह कंपाइल करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि इन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा जाने वाला है वीडियो। 2, 3, 4 ये मैं इस लेक्चर के अंदर डील करूंगा और 5, 6, 7 मैं दूसरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है ना, उनके नेचर, उनके बिहेवियर, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर सब कुछ देखते हुए अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहला नाम आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम याद रखिएगा। इस सिस्टम को प्रपोज करने वाले आपको नाम पता ही होगा, प्रपोज्ड बाय कौन, कैरोलस लीनियस, है ना। बहुत ही महान साइंटिस्ट, इनके बारे में आप स्टार्टिंग से ही जब से सिलेबस स्टार्ट हुआ है तब से इनका नाम आता ही जा रहा है। तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इसमें उन्होंने दुनिया भर में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको केवल 2 ही ग्रुप में डिवाइड करके रख दिया। इनके अनुसार जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं और सरफेस पे, उनको उन्होंने केवल 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहला जो क्लासिफिकेशन किया वो प्लांटी बोला, प्लांटी, और दूसरा जो बनाया उन्होंने ग्रुप उसको बोला एनिमेलिया। तो 2 उन्होंने मेजर किंगडम बनाए, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। कभी कभी पूछता है कि कैरोलस लीनियस ने क्या किस बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई उन्होंने 2 मेजर कैटेगरी के बेसिस पे किया था, 2 क्राइटेरिया उन्होंने कंसीडर किया था। पहला तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके का हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, ये देखते हुए उन्होंने कंसीडर किया। और दूसरा चीज उन्होंने कंसीडर किया था सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल है कि नहीं है इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो बेसिक उन्होंने क्राइटेरिया 2 लिया था, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी के अंदर उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिए। लेकिन अब इसका डिमेरिट क्या है, अब हम बात करते हैं डिमेरिट। डिमेरिट की बात करोगे तो डिमेरिट में आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखे जिनका नेचर और कैरेक्टर ना तो प्लांटी से मिलता था ना तो एनिमेलिया से मिलता था। अब तो दिक्कत की बात हो गई कि अब उसको कहां डाला जाए। अच्छा एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, कैरोलस लीनियस जिन्होंने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था वो दिया गया था 1758 के अंदर, है ना। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। डिमेरिट सुनिए, हम लोग बात कर रहे हैं डिमेरिट में। सबसे पहला डिमेरिट, एक ऑर्गेनिज्म इनको मिला यूग्लिना। अब यूग्लिना जो है वो कौन सा नेचर शो करता है, मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक नेचर शो करता है। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, है ना। मिक्सो का मतलब होता है मिक्स टाइप, मतलब जब लाइट मिलता था तो वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता था, जब लाइट नहीं होता था तब वो क्या, फैगोसाइटोसिस शो करता था। तो कुछ उसका कैरेक्टर एनिमल से मिलने लगा, कुछ कैरेक्टर उसके प्लांट से मिलने लगे, और दोनों कैरेक्टर, इसीलिए यूग्लिना को क्या किया जाता है, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी मानी जाती है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो आप लिखते हैं उसमें क्या, यूग्लिना, क्योंकि दोनों नेचर शो करता है। तो अब इसके लिए अब इसको रखा किसमें जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। दूसरा प्रॉब्लम लेकर के बैक्टीरिया को हुआ। बैक्टीरिया को जब इन्होंने देखा तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, ना तो वो प्लांटी जैसा है ना तो वो एनिमेलिया जैसा है। अब बैक्टीरिया को कैसे उन्होंने ग्रुप में, इस ग्रुप में डिवाइड करके रख दिया, ये भी एक प्रॉब्लम आ गया, है ना। तीसरा वो फंस गया फंजाई को लेकर के। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना तो इससे मिलता है ना तो एनिमेलिया से मिलता है, यानी कि ना तो वो फोटोसिंथेटिक है और ना ही वो ये क्या बोलते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं या हेट्रोट्रॉफिक है, वो तो सेप्रोट्रॉफिक है, एब्जॉर्प्शन मेथड शो करते हैं।
तो भी यहाँ पे फंजाई को लेकर के बात फंस गई। और इसका भी सेल वॉल का नेचर भी क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे भी फंजाई को लेकर के भी बहुत सारे दिक्कतें आई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें लाइक एज क्लेमाइडोमोनास, तो उसको भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करके अलग अलग ग्रुप, इसी ग्रुप में डाल दिया था। अब बात ये आती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, है ना, और वो मोटाइल नेचर शो कर रहे थे। मोटाइल होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया था, उसको उठा करके एनिमेलिया में डाल दिया था। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनको उन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई कर दिया था एक अलग ग्रुप में। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये ना तो प्लांटी को फॉलो करते हैं ना तो एनिमेलिया को फॉलो करते हैं। तो अब इनको रखा किस में जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने आ गया, तो दिक्कत फंसी। बाद में ये सिस्टम क्या किया गया, हटा दिया गया, तो ये रिजेक्ट हो गया, है ना। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको याद रखना है कि बाद में ये। अच्छा, लीनियस का 2 बुक है ना, लीनियस ने 2 बुक लिखा था। एक सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा कभी कभी पूछता है ये, सिस्टेमा नेचुरी, और दूसरा जो बुक था वो है स्पीसीज प्लांटेरम। ये 2 बुक किसके नाम है, लीनियस के। तो सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन था, है ना, सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन था, उसके अंदर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम टू किंगडम को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये चीजें हम लोग यहां तक जान गए। अब इसके बाद सेकंड हेडिंग डालिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय, लिखिएगा, प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, कुछ याद आ रहा है, ऑल्स्टिकल। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑल्स्टिकल। उन्होंने क्या किया था, ये सिस्टम प्रपोज किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या करा कि कुछ ऑर्गेनिज्म को प्लांटी से निकाला और कुछ ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया से निकाला और एक अलग ग्रुप बना दिया। तो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने, है ना, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहला उन्होंने रखा प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी एनिमेलिया, ऐसे ही छोड़ दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उन्होंने तीसरा किंगडम बनाया प्रोटिस्टा किंगडम, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, प्लांटी से कुछ एनिमल निकाले इसके अंदर डाल दिए, एनिमेलिया से कुछ एनिमल निकाले, ऑर्गेनिज्म निकाले इसके अंदर डाल दिए। तो प्लांटी के कुछ ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनको उन्होंने क्या किया, एक अलग ग्रुप बना करके डाल दिया। तो सारे प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को डाल दिया। इसका भी कभी कभी पूछता है कि क्या बेसिस रहा, क्या क्राइटेरिया रहा ऑर्गेनाइजेशन का। तो लिख लीजिएगा लैक ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो 3 ग्रुप यहां पे 3 किंगडम आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी भी डिमेरिट में आप वही लिखेंगे, डिमेरिट में अभी भी इनके अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो ना तो प्रोटिस्टा थे, ना तो प्लांटी थे, ना एनिमेलिया थे। मतलब अभी भी बैक्टीरिया जो था वो इनके लिए चैलेंज था, उसको उन्होंने अभी अच्छे से प्लेस नहीं किया था। तो बैक्टीरिया को नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ना तो उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, इन्यूक्लिएटेड है, और तो वहां पे क्या होता है, एन्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें न्यूक्लियस एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। तो बैक्टीरिया इनके लिए चैलेंज बना। दूसरा ग्रुप क्या चैलेंज बना, फंजाई। फंजाई को भी अभी इन्होंने सेपरेट नहीं किया है क्योंकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं होता है ना। तो ये दोनों चीजें फिर से चैलेंज इनके लिए सामने बन गई। कैसे इसको क्लासिफाई किया जाए ये अभी नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ग्रुप बना दो प्रोटिस्टा। पक्का, अभी भी पूरा मसला सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसके बाद बात आती है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था 3 किंगडम, वो प्रपोज किया था 1866 में, है ना।
तो याद रखिएगा 1866 के अंदर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया था। चलिए अब इसके बाद आता है बात 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखेगा प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड। कोपलैंड। और कोपलैंड ने इसको किस ईयर में प्रपोज किया था, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा 1956 में। तो 1956 में उन्होंने एक्सप्लेन किया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अब उन्होंने क्या किया, यहां पे एक चौथा ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया मोनेरा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे उनको उन्होंने उठा करके डाल दिया किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, एक ग्रुप बनाया मोनेरा। प्रोटिस्टा तो पहले से था, तो प्रोटिस्टा, फिर क्या था? प्लांटी, और फिर क्या था? एनिमेलिया। तो ये 5 ग्रुप उन्होंने बनाए, 4 ग्रुप बनाए। तो अब थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया। यहां पे जो मोनेरा ग्रुप बनाया वो बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा के अंदर क्या उन्होंने रखा, जितने भी ए न्यूक्लिएटेड थे, मतलब जिनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, उनके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया मोनेरा। तो जितना बैक्टीरिया वगैरह उनको दिखा वो सब कुछ उठा के प्रॉपर एक ग्रुप बना करके रख दिया मोनेरा। मोनेरा के अंदर याद रखिएगा सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक अलग सेपरेट ग्रुप बना दिया। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका न्यूक्लियस बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का है, जिसके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, और जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, मतलब न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया था मोनेरा। बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया ऐसे ही छोड़ दिया। अभी भी डिमेरिट क्या था, डिमेरिट ये था, एक ही डिमेरिट यहां पे अब नजर आया, इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम काफी हद तक बेहतर था, लेकिन अभी भी एक ऑर्गेनिज्म था जो इनको परेशान करके रखा है, फंजाई। फंजाई का सेल वॉल, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब कुछ किसी से नहीं मिलता जुलता है, वो एक अलग ही नेचर शो करता है। तो इसको अभी उन्होंने अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और सबसे लास्ट में जो सबसे स्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटेकर ने, है ना। बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, पूरा डिटेल मैं आपको क्लासिफाई करके एक्सप्लेन करूंगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसने प्रपोज किया था, तो याद रखिएगा इसको प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने, आर.एच. व्हिटेकर ने जब इसको प्रपोज किया, किस सन में प्रपोज किया, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो 1969 में क्या हुआ था, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया। यहां पे उन्होंने क्या किया था, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो मेन क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया के बेसिस पे पहला क्राइटेरिया उन्होंने कंसीडर किया था सेल टाइप। पहला क्राइटेरिया क्या कंसीडर किया था, सेल टाइप, मतलब सेल यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ये उन्होंने सेल टाइप में उन्होंने कंसीडर किया था कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो 2 चीजें उन्होंने कंसीडर करी, प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं
इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीटली एब्सेंट है, मतलब जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना। तो आप लोग जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेल बाउंडेड हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, कौन से सिंगल वाले हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले, कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, है ना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने क्या कंसिडर किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है ना, कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कंसीडर किया कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर वाला है कि मल्टी सेलुलर वाला है। तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने क्या बेस माना, थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने चूज किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरीके का है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। चौथा जो उन्होंने क्राइटेरिया बेस माना था वो था सेल वॉल। सेल वॉल है या नहीं है, और अगर किसी किंगडम के अंदर है तो उसमें किसका बना हुआ सेल वॉल है, तो सेल वॉल। पांचवा उन्होंने क्राइटेरिया बेस माना था क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को उन्होंने कंसिडर किया था कि किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल कैसे होता है ना। एंड सबसे लास्ट में उन्होंने कंसिडर किया था, यहां पे मैं लिख देता हूं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो लास्ट में उन्होंने कंसिडर किया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो किस एंसेस्टर से रिलेट करता है, कहां से आया है, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में एक्सप्लेन किया। 2014 यानी कि 2014 में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था और अक्सर लोग गलत करके चले